Hello students, today we are talking about Civil Procedural Code 1908. आज चाहे बच्चा फर्स्ट ईयर का हो, चाहे बच्चा सेकेंड ईयर का हो, चाहे बच्चा फाइनल ईयर का हो, सबके दिमाग में एक डाउट है कि लॉ का अगर कोई सबसे हार्ड टॉपिक है या कोई लॉ है तो वो है सीपीसी। सोचिए ये कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, हम सुनते यही आ रहे हैं सीपीसी बहुत हार्ड है, कोई मत्था मत मारना, कुछ और कर लेना, सीपीसी मत करना। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हर काम को करने का ना अपना एक तरीका होता है, सीपीसी को करने का भी अपना एक तरीका है। आपको कुएं से एक बाल्टी पानी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक बाल्टी निकालने के लिए एक बाल्टी डालो, उसके अंदर मोटर चलाओ या कुछ भी लगाओ, उस बाल्टी को खींचो या मोटर के लिए बटन दबाओगे, फिर पानी बाहर आएगा ना। आप कुएं के ऊपर से खड़े हो गए, भाई बाहर आ जा, भाई बाहर आ जा, भाई बाहर आ जा, ऐसा तो नहीं आएगा। एज इट सीपीसी, इसको पढ़ने के लिए आपको इसका ही तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायतें होती है, आईपीसी अलाइनमेंट में यदि सेक्शंस वाइज है, सीआरपीसी सेक्शंस वाइज है, इसमें सेक्शन ऑर्डर एंड रूल और आगे पता नहीं क्या है। अरे भाई ये प्रोसीजरल लॉ है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इसको पढ़ने के लिए आपको इसको कड़ी से कड़ी मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। आप इसको लाइन वाइज याद नहीं कर सकते। मेरे टीचर यानी मेरे गुरु मुझे हमेशा एक बात कहते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज बड़ी अच्छी बनी हुई है, दृढ़तम विद्या सर्वोत्तम विद्या। तो मैं आपको बता दूं, सीपीसी में आपका ये रूल बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। अगर आप इस रूल को लेके चलने लग गए ना, कि चीज को लेके चलने लग गए, तो सीपीसी आप अपनी जिंदगी में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सीपीसी को पढ़ने के लिए आपको एक अलाइनमेंट में चलना पड़ेगा। आज हम उसी अलाइनमेंट की बात करेंगे। वो अलाइनमेंट क्या है, कैसे बनने वाली है, कैसे हम सीपीसी को पढ़ने वाले हैं, कैसे हमें याद हो सकती है, उसका बेसिक फंडा क्या है, ये सारी बात हमें करते हैं। जब भी सीपीसी पकड़े बैठो ना, एक बात जरूर बोलना मुझसे, कहोगे देख लेंगे, तो देखते हैं फिर इसको। सीपीसी को हम समझते हैं एक स्टोरी से, ए ने बी से 1 लाख रुपए लेंगे। ए ने बी से 1 लाख रुपए लेने हैं। इसकी एवज में बी ने ए को एक वचन पत्र लिखकर दिया। इस वचन पत्र में सी को गारंटर बनाया। ब्याज रखी 6 महीने और ब्याज क्या पाया 2% प्रति माह, प्रति सैकड़ा। अब जी बी ने 6 महीने तक इस पैसे का कोई भुगतान नहीं किया। ये गया 6 महीने बाद में, भाई पैसे दे। बी बोला नहीं देता, उखाड़ ले, जो उखाड़ सकता है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है, देख मैं सिविल सूट कर दूंगा। बी कहता था कर दे, डरता नहीं हो सिविल सूट से, कर दे जा। ये क्या करेगा वो? मैंने सूचना दे दी उसको। अब आएगा जी ये सिविल सूट पे कैसे करेगा? हमारी सीपीसी हमारे सामने पेश जॉब करो सिविल सूट। आपको वकील अपॉइंट कर लिया, कौन से ऑर्डर में करा कुछ पता नहीं है। सारी चीजें सीपीसी में है, थोड़ा सा वहां तक पहुंचने की जरूरत है। तो देखते हैं, अपने चलते हैं हमारी कहानी में आगे। अब जहां जहां जो जो भागेगा उसके साथ साथ हम भी भागेंगे। सबसे पहले ए भागा ऑर्डर 3 में। ऑर्डर 3 क्या कहता है?
मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या प्लीडर। तो ये आ गया जी प्लीडर के पास। हमें पड़ेगा डेफिनेटली सिविल सूट करना है, आ गया जी प्लीडर के पास। अब वो कहाँ जाएगा? सिविल सूट में क्या होता है? वादी और प्रतिवादी, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्रतिवादी एक और तरीके से समझ जाओ। प्रतिवादी कौन होता है? अड़वादी। जो अड़वादी है वो डेफिनेटली प्रतिवादी है। अच्छा गलत होने से हो सकता है, अगर वहां वादी अड़वादी हो सकता है तो वो सामने वाले को तंगी करना है, तो तंग करता है वो कौन करता है? अड़वादी करता है। अब हमारे इस मामले के अंदर हम आगे चलते हैं। ऑर्डर 3 के बाद हम गए ऑर्डर 1। क्या है ऑर्डर 1? पार्टीज टू द सूट, यानी सूट कौन है? क्या है? बात। यहां जहां भी सूट की बात कर रहा हूं वो है सिविल सूट, यानी हमारा सूट। पार्टीज टू द सूट, इस सूट के अंदर पार्टीज कौन कौन होगा? कौन वादी होगा, कौन प्रतिवादी होगा, कितने वादी होंगे, कितने प्रतिवादी होंगे? कहां जाएगा? ऑर्डर 1 में। अब जो ऑर्डर 1 के बाद वो कहां जाएगा? ऑर्डर 2 में। क्या कहता है ऑर्डर 2? फ्रेमिंग ऑफ द सूट। सूट को फ्रेम कर लिया, ले लिया फैक्ट्स। अब प्लीडिंग ऑर्डर 6 में अभिवचन, यानी प्लीडिंग। मेरी प्लीडिंग के अंदर मेरे को क्या क्या रखना है? कितना लो रखना है, कितने फैक्ट्स रखने हैं, क्या रखना है? मैं प्लीडिंग करूंगा, उस प्लीडिंग का डिक्लेरेशन दूंगा बिल्कुल लास्ट के अंदर, चाहे मैं आखिरी रिटर्न स्टेटमेंट दूं, चाहे मैं सिविल सूट कर रहा हूं, एफिडेविट दूंगा, यानी जो फैक्ट्स दिए मेरे ओन ओथ है ये करूंगा। कहाँ जाऊंगा? प्लीडिंग में। प्लीडिंग की बात है, मैं करूंगा मेरे सूट को इंस्टीट्यूट कोर्ट में। कहाँ है इंस्टीट्यूशन? ऑर्डर 4 में। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट बिफोर कोर्ट। कहाँ करेंगे? कोर्ट में करेंगे। मैंने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, मैंने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, काम खत्म? नहीं, बी को कॉल करेगा। कौन कॉल करेगा? कोर्ट कॉल करेगा। कैसे कॉल करेगा? संबंध से कॉल करेगा। कौन से ऑर्डर में करेगा? ऑर्डर 5 में करेगा। ऑर्डर 5 क्या है? संबंध। दावे में क्या जाएंगे? वादपत्र में क्या जाएंगे? विवादों के स्थिरीकरण के लिए संबंध। आम बोलचाल की भाषा में संबंध को समझो। संबंध स्मरण, यानी सूचना, यानी याद दिलाना। बी को याद दिला रहे हैं, अरे भाई पुरानी तारीख को तेरी तारीख है, आ जाना कोर्ट में, पेश लेना, एक्स पार्टी कर देंगे, ऑर्डर 2 में कर देंगे कार्रवाई तेरी, बैठे रहना, फिर एक्स पार्टी डिग्री लेके जेल लेना। कहाँ जाएंगे? ऑर्डर 5 में। ऑर्डर 5 में प्रतिवादी को सम्मन कर दिया एक तारीख के लिए, तुम हाजिर आ जाए। प्रतिवादी हाजिर आया, क्या करेगा? हाजिर आके बैठने से तो पूरा वो लेके आएगा जी अपना रिटर्न स्टेटमेंट। कहाँ लेके आएगा? ऑर्डर 8 में। 3 चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीनों ही एग्जाम में आएगी। जुडिशरी के एग्जाम के हिसाब से ये आपकी लाइन में, आपके मेंस और आपके प्रीवियस
दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं बात करूँ, आप लोग के स्टूडेंट हैं और आपको कोई लोग, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर जहाँ भी आपकी सीटीसी है वहाँ आपको एग्जाम देना है, तो वहाँ एक एक चीज़ यहाँ लिखी हुई आपके काम आने वाली है। रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंट क्लियर। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? वादी के हर एक पॉइंट का बिंदुवार जवाब आएगा, यानी पॉइंट वाइज जवाब आएगा। अगर प्रतिवादी वादी के किसी कथन को डिनायल करता है तो वो उसका स्पेसिफिकली डिनायल करेगा, यानी विशेष रूप से डिनायल करेगा। वो तो चलते नहीं सकता मेरे को अस्वीकार है, क्यों मैं अस्वीकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ मुजरा, वो मुजरा नहीं है, बहुत अलग है मुजरा। ए ने बोला बी को कि मैंने तेरे से 1,00,000 रुपए मेरे ब्याज लेने हैं। बी आता है, बोलता है अरे भाई ठीक है, तू तो मेरे को पैसा लेना है, मान नहीं तेरी बात, पर मैं तो तेरे 2 लाख रुपए लेना है। अरे भाई मैंने तेरे से तेने मेरे से 1,00,000 रुपए लेने हैं, जायज है मानता हूँ, लेकिन मैंने भी तेरे से 2 लाख रुपए लेने हैं। वो क्या है? सेट ऑफ। काउंटर क्लेम, एक तरह का सेपरेट शूट। सारे प्रोविजन सिविल सूट के लागू होंगे, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में आएगा। डॉक्यूमेंट में पेश होएगा, कोर्ट फीस में पेश होएगा, एफिडेविट आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, प्लीडिंग आएगी, प्रेमिकों का सूट आएगा, सब कुछ आएगा। एंड इट ऑल्सो कैन बी ए डिफरेंट सिविल सूट। इसको हमें एज ए डिफरेंट सिविल सूट भी प्लीड कर सकते हैं, अलग से लेके आ सकते हैं, और चाहे रिटर्न स्टेटमेंट लेके आ सकते हैं। देखना कहाँ क्या पड़ेगा, लिमिटेशन देखनी पड़ेगी साथ में। लिमिटेशन कहाँ देगी? सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट में जाओ, वहां देखो इसको। और रेट हमारा कंप्लीट हो गया, वादी की भी देख ली, प्रतिवादी की भी देख ली, दोनों ने क्या लिख किया है तो देखा है, फिल्मों में कोर्ट देखी हुई, गवाही आगे आ रहा, गवाही पे सॉरी, इससे पहले कोर्ट बनाएगा, गवाही से पहले इश्यूज कहाँ जाएंगे? ऑर्डर कोर्टिंग में। देखिए एक सिविल कोर्ट, सॉरी सिविल सूट के अंदर इश्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जजमेंट जो भी कोर्ट देगी वो सिर्फ और सिर्फ इश्यूज पे देगी, इश्यूज से हटके कोई भी जजमेंट नहीं आएगा, या कोई भी एविडेंस भी जो है वो इश्यूज से हटके नहीं आएगी, सारी एविडेंस इश्यूज पे आने वाली है। ऑर्डर 14 कहता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। क्या है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज? वादी का पॉइंट देख लिया, पॉइंट नंबर 1, प्रतिवादी का पॉइंट नंबर 1 देख लिया। जहां भी वादी या प्रतिवादी की बात कॉन्ट्राडिक्ट करेगी वो एक इशू क्रिएट करेगी। वादी कहता है मैं 1,00,000 रुपए लेने, वादी कहता है नहीं लेने, दिस इज इशू, लेने हैं या नहीं लेने। सिद्ध बार वादी, कहाँ जाओगे? बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ है? एविडेंस में। इश्यूज 2 टाइप के हैं, इश्यू ऑफ लॉ एंड इश्यू ऑफ फैक्ट। वो दावा लॉ के अंदर मेंटेनेबल है या नहीं है, ये कौन सा इश्यू है? इश्यू ऑफ लॉ। वो दावा लिमिटेशन में है, वो दावा इस कोर्ट की जुडिक्शन का है, वो दावा कोर्ट प्रॉपर कोर्ट फीस पे पेश है, वो क्या है? इश्यू ऑफ लॉ। पैसे देने या नहीं देने, वो वहां रहता है नहीं रहता, ये नोट लिखा गया था नहीं लिखा गया था, ये गवाह था या नहीं था, ये क्या है? इशू ऑफ फैक्ट। कोर्ट हमेशा अपने जजमेंट में या अपनी पीडी के अंदर यानी प्राइमरी डिग्री के अंदर सबसे पहले इशू ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। अगर इशू ऑफ लॉ अगेंस्ट प्लेंटिफ डिसाइड होते हैं या वादी के खिलाफ डिसाइड होते हैं तो दावा वहीं खारिज होएगा, वहीं डिसमिस कर दिया जाएगा। इशू ऑफ फैक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, फिर काम खत्म। मान लीजिए इशू कंप्लीट हो गए, अब आएगी थी एविडेंस और
इस केस में आगे कार्रवाई कैसे चलनी है। ऑर्डर 18, प्रोसीजर ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी इस दावे का प्रोसीजर और साक्ष्यों की परीक्षा कहाँ गई, ऑर्डर 18 में। बेसिक फंडा, कितने को आने वाले हैं, क्या एविडेंस आएगी, किस ट्रैक पे चलेगा, सब कहाँ है, ऑर्डर 18 में। इसके बाद एविडेंस भी होगी। अब देगा जी कोर्ट जजमेंट एंड, आई रिपीट, जजमेंट एंड डिग्री। I don't say only judgment or only decree. I am talking about both. This thing, judgment and decree. ये जो है डिग्री, यहाँ के बहुत सारे टीचर्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, सभी का डब्बा पड़ जाता है। क्या है? पहले बात करें जजमेंट का। जजमेंट क्या है? ऑर्डर 14 में जो इशू सेटल हुए, उन सभी इशू का कोर्ट जजमेंट देगी, निर्णय देगी, डिसाइड करेगी, जजमेंट है। इन सभी इश्यूज को डिसाइड करने के बाद कोर्ट ये बोलती है कि ए ने बी को 1 लाख रुपए विद इतने % ब्याज देने हैं। ये क्या है? जजमेंट। देने हैं तो देने हैं, ये जजमेंट है। डिग्री क्या है? बताओ, जजमेंट दे दिया, देने हैं। अरे भाई कैसे देने हैं, कहाँ जाओगे, डिग्री में जाओगे। और डिग्री बना दी, इतने टाइम के अंदर देने, इस तरह से देने, इतने % ब्याज से देने हैं, इतने पैसे कब देने, इतने पैसे कब देने हैं, और इतना तेरा टाइम है। ये है डिग्री। इस जजमेंट को कैसे मानना है, ये है डिग्री। मान लीजिए कोर्ट ने डिग्री कर दी थी, बी ने इनको 1 लाख रुपए, सॉरी 1,30,000 रुपए देने हैं। ये तो आ गया जजमेंट के अंदर, डिसाइड, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि देने हैं, जजमेंट हो गया। अब डिग्री बनाएगा अलग से, डिग्री हमें जजमेंट के साथ तैयार होगी, अलग से तैयार होगी। वो पैसे 3 किस्तों में देगा। ये चीज कहाँ आएगी? डिग्री के अंदर। 50,000 पहले देगा, 50,000 अगली किस्त में देगा, 30,000 उसके बाद बड़ी किस्त में देगा। अब बी जो डिफेंडेंट है वो इस डिग्री नहीं मानता, नहीं मानता तेरी डिग्री को। अब जाओगे जी ऑर्डर 21 में। क्या है ऑर्डर 21? एग्जीक्यूशन है। यहाँ पे बचनों का डब्बा होड़ है। ऑर्डर 21 का ना सबसे बड़ा डर लगता है सभी को। क्या डर है? 106 रूल्स हैं, क्या करें 106 रूल्स है तो? 106 रूल्स है तो पढ़ना छोड़ दोगे क्या? नहीं होता ऐसा। इस डिग्री को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, ये एग्जीक्यूशन है। बी ने इस डिग्री को मानने से इनकार कर दिया, डिपेंडेंट ने इस डिग्री को मानने से इनकार कर दिया। अब इस डिग्री को कैसे मनवाना है, इसके लिए जाओगे एग्जीक्यूशन में, यानी डिग्री की पालना करना है। इन केस अगर डिग्री की पालना नहीं होती है तो एग्जीक्यूशन डिसाइड के साथ कोर्ट उतने रुपए की संपत्ति को, जितनी डिग्री हुई है उसको विद इंटरेस्ट जो अमाउंट बनेगी उतने की संपत्ति बी की पूरक कर सकती है या उसको सिविल जेल कर सकती है। आपको इस राय के अंदर आपत्तियां लगानी है, जाइए ऑर्डर 41 के अंदर। अगर आपत्ति नहीं है तो डिसाइड आपकी संपत्ति पूरक और आपको सिविल जेल, एज द केस में भी। तो ये है अपना सिविल का बेसिक फंडा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा जी, हमारे तो बड़ा इतने कोर्ट है, हमारे यहाँ पे 10 कोर्ट हैं, हम कौन सी कोर्ट में जाए, ये हम कैसे डिसाइड करें? अगर हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान सिविल कोर्ट्स एक्ट
2014 अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर इसके आर्थिक क्षेत्राधिकार को डिफाइन किया है सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 ये बात कहता है कि अगर जो सिविल सूट है उसके अमाउंट 1 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की है, तो हम कहाँ जाएंगे? सिविल जज जूनियर यानी सिविल जज कनिष्ठ खंड। अगर उस दावे के अमाउंट 2 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की है तो आप जाएंगे सिविल कोर्ट सीनियर यानी सिविल कोर्ट वरिष्ठ खंड। अगर वो अमाउंट एक्सीड करती है 5 लाख रुपए से आगे तो कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट जज। मेरा मैटर कितने का है? 1 लाख रुपए का। कहाँ जाऊंगा? डेफिनेटली सिविल जज कनिष्ठ खंड जूनियर, आम भाषा में बोल देंगे मुंसिफ कोर्ट में जाऊंगा। मेरा इलाका कहाँ चल रहा है? मुंसिफ क्या चल रहा है? पकड़ लो। रिपीट करता हूँ, ये गया प्लेटर के पास, प्लेटर की अपॉइंटमेंट होगी, पार्टी सूट देखूंगा ऑर्डर 1 में जाके किसको वादी बनाना है किसको प्रतिवादी बनाना है, कितने वादी बनेंगे कितने प्रतिवादी बनेंगे। ऑर्डर 2 में जाऊंगा, फ्रेम करूंगा सूट को। ऑर्डर 6 में जाऊंगा, प्लीडिंग करूंगा, सत्यापन दूंगा, एफिडेविट दूंगा। ऑर्डर 4 में जाऊंगा, एक्सटीट्यूशन ऑफ द सूट करूंगा। ऑर्डर 5 में जाऊंगा, सम्मन दूंगा प्रतिवादी को। प्रतिवादी हाजिर आएगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट देगा या सेट ऑफ देगा या काउंटर क्लेम देगा। प्लीडिंग, उसकी प्लेंट और ऑलराइट रिटर्न स्टेटमेंट को देखते हुए कोर्ट इश्यूज को सेटल करेगी। इश्यूज जो सिविल सूट में सेटल होंगे वो विवादकों के स्थिरीकरण के लिए होंगे। इसके बाद मैं जाऊंगा ऑर्डर 18 के अंदर, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, इसकी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस क्या रहेगी, इसमें एविडेंस कैसे आएगी। इसके बाद कोर्ट जाएगा ऑर्डर 21 में, जजमेंट एंड डिग्री में। इसके बाद कोर्ट जाएगा ऑर्डर 20 में, जजमेंट एंड डिग्री में जाएगा। डिग्री पालना नहीं करता है तो जाएगा, हम जाएंगे ऑर्डर 21 में, एग्जीक्यूशन में। एक सिविल सूट के हिसाब से यहाँ ये सारी कार्रवाई खत्म होती है एक सीधे सीधे चलने वाली प्रोसीडिंग के अंदर। कौन सी चीज कहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कोई अलग से कुछ निकलता है, इन सारी चीजों की प्रोसीजर हम यहाँ के सीपीसी में दिए हुए हैं। आज की वीडियो में, आज की हमारी क्लास के लिए सिर्फ इतना बहुत है।